सभी को प्यार भरा नमस्कार। इंपीरियल एग्रो क्लासेस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आप सभी का दिल से स्वागत है। आज हम जो डिस्कस करने वाले हैं या सॉल्व करने वाले हैं वो हमारी पर्टिकुलर एक क्रॉप है और उस क्रॉप का नाम है मैंगो। ये एक फ्रूट क्रॉप है और इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे और इसके जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं और कुछ नॉर्मल क्वेश्चन हैं इन सभी को हमने इसमें इंक्लूड किया है और बिल्कुल बेसिक से चलेंगे और पूरे जितने भी गोल्डन क्वेश्चंस बनते हैं उन सब को इंक्लूड करते हुए सारे कॉन्सेप्ट क्लियर करते हुए चलेंगे, ताकि किसी भी एग्ज़ाम में, आगे आने वाले किसी भी एग्ज़ाम में अगर इससे क्वेश्चन पूछा जाता है तो वो हमारा गलत ना हो और उसको हम सही करें। तो बिल्कुल बेसिक से शुरू करेंगे और 50 क्वेश्चंस की ये सीरीज़ है, तो इसको पूरा कंप्लीट ज़रूर देखिएगा। मेरा यकीन मानिए, अगर एक बार आपने इसको पूरा कंप्लीट देख लिया, पूरा समझ में भी आएगा आपको और आपको आम से जुड़े हुए सारे ही बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का रोमांचक सफ़र। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखिए हमारा क्या कहता है। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है हमारा, आम का उत्पत्ति स्थान है। आम का उत्पत्ति स्थान बताना है आपको। ऑप्शन ए है हमारा भारत, जिसको भारत के अंदर ब्रह्मा क्षेत्र है। ऑप्शन बी है चीन, ऑप्शन सी है हमारा जापान और ऑप्शन डी है भूटान। बताइए जल्दी से, आम का उत्पत्ति स्थान क्या कहलाता है या क्या माना जाता है? भारत, ब्रह्मा क्षेत्र, चीन, जापान या भूटान? जल्दी से कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए। जिसने जवाब दिया है भारत ब्रह्मा क्षेत्र, बिल्कुल सही जवाब है। जो आम का उत्पत्ति स्थान माना जाता है वो भारत ब्रह्मा क्षेत्र को माना जाता है। उत्पत्ति स्थान से मतलब ये है जो आम का पौधा सबसे पहले डिस्कवर किया गया था या जिसको वहां पर नोटिस किया गया था वो क्षेत्र था भारत के अंदर ब्रह्मा क्षेत्र। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या कहता है। अगला सवाल है हमारा, आम के उत्पादन हेतु किस प्रकार की जलवायु की आवश्यकता होती है? आम के उत्पादन हेतु जलवायु बतानी है आपको। ऑप्शन ए है हमारा उष्ण, ऑप्शन बी है हमारा शीतोष्ण, ऑप्शन सी है हमारा शुष्क और ऑप्शन डी है हमारा गर्म। बताइए जल्दी से, आम उत्पादन हेतु किस प्रकार की जलवायु चाहिए? उष्ण, शीतोष्ण, शुष्क या फिर गर्म? जिसने शीतोष्ण जवाब दिया है बिल्कुल सही जवाब है। जो आम उत्पादन हेतु जलवायु की आवश्यकता होती है वो शीतोष्ण जलवायु की आवश्यकता होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या क्वेश्चन है हमारा। नेक्स्ट है हमारा, आम के अच्छी वृद्धि हेतु कितने तापक्रम की आवश्यकता होती है? आम की अच्छी वृद्धि हेतु तापक्रम बताना है आपको, कितने तापक्रम की आवश्यकता होती है? ऑप्शन ए है हमारा 24 से 27 डिग्री सेल्सियस, ऑप्शन बी है हमारा 20 से 25 डिग्री सेल्सियस, ऑप्शन सी है हमारा 30 से 40 डिग्री सेल्सियस और ऑप्शन डी है हमारा 12 से 20 डिग्री सेल्सियस। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस क्लास में सारे कॉन्सेप्ट क्लियर करेंगे आपके आज। जवाब दीजिए क्या होगा इसका जवाब। जिसने ऑप्शन ए जवाब दिया है 24 से 27 डिग्री सेल्सियस, बिल्कुल सही जवाब है। आम की अच्छी वृद्धि हेतु 24 से 27 डिग्री सेल्सियस तापक्रम को उपयुक्त माना गया है। इस तापमान पर इसकी वृद्धि बहुत अच्छे तरीके से होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या पूछा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, आम की अच्छी उत्पादन हेतु किस प्रकार की भूमि की आवश्यकता होती है? आम की अच्छी उत्पादन हेतु किस प्रकार की भूमि की या मृदा की आवश्यकता होती है? बताइए जल्दी से। ऑप्शन ए है हमारा रेतीली मृदा, ऑप्शन बी है हमारा बलुई मृदा, ऑप्शन सी है हमारा बलुई दोमट, ऑप्शन डी बताइए लाल मृदा। बताइए क्या होगा इसका जवाब। आम की अच्छी वृद्धि हेतु, उत्पादन हेतु किस प्रकार की मिट्टी चाहिए? जिसने ऑप्शन बी जवाब दिया है सी जवाब दिया है बलुई दोमट, बिल्कुल सही जवाब है। जो बलुई दोमट मृदा होती है वो सभी के लिए, वैसे तो सभी क्रॉप जो होती है उसके लिए उपयुक्त मानी जाती है, लेकिन आम के लिए विशेष रूप से उपयुक्त मानी जाती है। तो बलुई दोमट क्या होगी? बलुई दोमट राइट आंसर हो जाएगा। अच्छी मृदा पूछ ले आपको आम के अंदर तो बलुई दोमट इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आम की पहली संकर किस्म है। आम की पहली संकर किस्म है। ऑप्शन ए रत्ना, ऑप्शन बी है मलिका, ऑप्शन सी है आम्रपाली और ऑप्शन डी है हमारा चौसा। बताइए आम की पहली संकर किस्म कौन सी होगी? आम की पहली संकर किस्म बतानी है आपको। जिसने ऑप्शन बी जवाब दिया है मल्लिका, बिल्कुल सही जवाब है। जो आम की पहली संकर किस्म है वो क्या है? वो हमारी मल्लिका कहलाती है। ये ICR से 1971 में निकली हुई किस्म है। 1971 में ICR से निकली थी ये वैरायटी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है। नेक्स्ट है आम का वानस्पतिक नाम। ये तो सबको आता है। आम का वानस्पतिक नाम क्या हो जाएगा? मेंजीफेरा इंडिका। कौन सा हो जाएगा? मेंजीफेरा इंडिका एनाकार्डियेसी कुल का पादप है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए,
आम किस कुल का पादप है? तो आम किस कुल का हो जाएगा? एनाकॉर्डियेसी का हो जाएगा। किसका हो जाएगा? एनाकॉर्डियेसी कुल का पादप है। जिसको अभी तक नहीं पता है देख लीजिए, आम का कुल क्या हो जाएगा? आम एनाकॉर्डियेसी कुल का पादप है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान से देखिए क्या पूछा है। क्वेश्चन हमें पूछा है आम में विटामिन ए की कितनी मात्रा होती है? आम में विटामिन ए की मात्रा बतानी है, बताइए जल्दी से। ऑप्शन ए 4800 IU प्रति 100 ग्राम, 2100 IU प्रति 100 ग्राम, 1900 IU प्रति 100 ग्राम या 1000 IU प्रति 100 ग्राम। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अच्छे अच्छे एग्जाम्स में पूछा जाता है। बताइए इसका क्या जवाब होगा, जल्दी से जवाब दीजिए क्या होगा इसका। आम में विटामिन ए की मात्रा, जिसने ऑप्शन ए जवाब दिया है 4800 IU प्रति 100 ग्राम, 100 ग्राम में 4800 इसकी अल्ट्रा यूनिट मात्रा पाई जाती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, आम किस प्रकार का फल है? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, देखिए आम किस प्रकार का फल है? आम के फल का प्रकार बताना है आपको। ऑप्शन ए है हमारा स्टिल, ऑप्शन बी है हमारा ड्रुप, ऑप्शन सी है ए और बी दोनों, और ऑप्शन डी है एंडोकार्प। बताइए आम किस प्रकार का फल है? स्टिल है, ड्रुप है, ए और बी दोनों है या एंडोकार्प है? बताइए जल्दी से लाइव चैट बॉक्स में। सभी की जो तैयारी देख रहा हूँ मैं, बहुत अच्छी है तैयारी, वेरी गुड। सभी को मेरी तरफ से बहुत बहुत आपको हार्दिक आभार। जिसने जवाब दिया है ऑप्शन सी वाला ए और बी दोनों, बिल्कुल सही जवाब है। जो आम का उत्पत्ति स्थान आम का जो फल का प्रकार माना जाता है वो अस्थिल माना जाता है, और उस अस्थिल को हम इंग्लिश में कहते हैं ड्रुप। तो हिंदी में अस्थिल और इंग्लिश में ड्रुप, तो दोनों ही सही जवाब। जिसने सी जवाब दिया है बिल्कुल सही जवाब है आपका। अगला सवाल देखिए क्या पूछा है। नेक्स्ट है, आम का खाने वाला भाग है, आम का खाने वाला भाग क्या कहलाता है? ऑप्शन ए है हमारा मध्य फल भित्ति, ऑप्शन बी है हमारा मीजोकार्प, ऑप्शन सी है हमारा ए और बी दोनों, और ऑप्शन डी है एंडोकार्प। बताइए जल्दी से आम का खाने वाला भाग क्या है? मध्य फल भित्ति, मीजोकार्प, ए और बी दोनों, और एंडोकार्प। जिसने ऑप्शन सी जवाब दिया है ए और बी दोनों, बिल्कुल सही जवाब है। जो आम का खाने वाला भाग है वो क्या कहलाता है? हिंदी में उसको मध्य फल भित्ति कहते हैं, इंग्लिश में उसको मीजोकार्प कहते हैं। मैंने दोनों शब्द इसीलिए इंक्लूड करता हूं क्योंकि वहां पर जो इंग्लिश शब्द है उसको भी ऐसे हिंदी में इस प्रकार से लिख देते हैं, तो फिर वहां पर आप क्या हो जाते हो? कंफ्यूज हो जाते हो। इसलिए अपने को कंफ्यूज नहीं होना, अपने को सारे कॉन्सेप्ट क्लियर करने हैं। बिल्कुल सारे कॉन्सेप्ट क्लियर करेंगे इस क्लास में, ताकि मैंगो यानी कि आम से जुड़े हुए जितने भी क्वेश्चंस हो आप आसानी से सोल्व कर सकें। चाहे आपका एग्जाम जेट का हो, आईसीआर का हो, बीएचयू का हो, पीएटी का हो, या फिर और कोई भी एग्रीकल्चर का एग्जाम हो, क्योंकि एग्रीकल्चर का कोई सा भी एग्जाम हो मैंगो तो इसमें इंक्लूड रहता ही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या पूछा है। मैंगो तो यहाँ तक कि बैंक के एग्जाम में भी पूछा जाता है, बैंक में जो एग्रीकल्चर ऑफिसर होता है उसके एग्जाम में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आम का पौधा किस पीएच मान पर अच्छी वृद्धि करता है? आम का पौधा किस पीएच मान पर अच्छी वृद्धि करता है? ऑप्शन ए है हमारा 6.5 से 7 पीएच, ऑप्शन बी है हमारा 4.4 से 6 पीएच, ऑप्शन सी है हमारा 5 से 6 पीएच, और ऑप्शन डी है हमारा 8 से 8.5 पीएच। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बताइए क्या होगा इसका जवाब। आम का पौधा किस पीएच मान पर बहुत अच्छी वृद्धि करता है, या किस प्रकार की मृदाएं जिनका पीएच इसके बीच में हो वहां पर आम का पौधा उगाया जा सकता है या अच्छा उत्पादन लिया जा सकता है? जिसने ए जवाब दिया है 6.5 से 7.4 पीएच, बिल्कुल सही जवाब है। जो आम का पौधा होता है वो 6.5 से 7.4 पीएच मान पर बहुत अच्छी वृद्धि करता है। अगला सवाल देखिए क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्न में से कौन सी आम की किस्म या आम की बोनी किस्म है? बताइए जल्दी से, आम की बोनी किस्म पूछा गया है यहाँ पर। ऑप्शन ए है हमारा आम्रपाली, ऑप्शन बी है हमारा नीलम, ऑप्शन सी है चौसा, और ऑप्शन डी है हमारा दशहरी। बताइए जल्दी से आम की कौन सी किस्म आम की होगी? निम्न में से कौन सी आम की बोनी किस्म है? आम की बोनी किस्म बताना है आपको। जिसने ऑप्शन ए जवाब दिया है आम की बोनी किस्म आम्रपाली, बिल्कुल सही जवाब है। जो आम की आम्रपाली किस्म है वो बोनी किस्म मानी जाती है, उसको हम गृह वाटिका में भी लगा सकते हैं, क्योंकि जो आम्रपाली किस्म होती है उसका पेड़ बिल्कुल छोटे आकार का होता है, बिल्कुल छोटे आकार का होता है, और इसको 2.5 × 2.5 मीटर की दूरी पर लगाया जा सकता है, और गृह वाटिका हेतु यानी किचन गार्डन हेतु ये बहुत ही उपयुक्त किस्म मानी गई है आम्रपाली। बिल्कुल कॉन्सेप्ट क्लियर करेंगे। अगला सवाल देखिए क्या है। अगला सवाल पूछा है, दशहरी और नीलम के संकरण से कौन सी किस्म विकसित की गई थी? बताइए जल्दी से।
दशहरी और नीलम के संकरण से कौन सी किस्म विकसित की गई थी? ऑप्शन ए है हमारा आम्रपाली, ऑप्शन बी है नीलम, ऑप्शन सी है चौसा और ऑप्शन डी है दशहरी। बताइए, दशहरी और नीलम के संकरण से कौन सी किस्म विकसित की गई थी? आम्रपाली, नीलम, चौसा और दशहरी। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सारे ही क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट हैं, कुछ बेसिक क्वेश्चन हैं, कुछ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जिसने जवाब दिया दशहरी और नीलम का, आम्रपाली जवाब दिया है, बिल्कुल सही जवाब है। दशहरी और नीलम दोनों को संकरण करवाने से हमें आम्रपाली किस्म प्राप्त हुई है और इस आम्रपाली किस्म को हम गृह वाटिका में लगा सकते हैं। और इसकी जो खासियत क्या है, इसको 2.5 मीटर इंटू 2.5 मीटर की दूरी पर लगा सकते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट है। देखिए अगला सवाल क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, आम की आम्रपाली किस्म को कितनी दूरी पर लगाया जा सकता है? मैंने कहा था बिल्कुल बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर करेंगे। क्वेश्चन आ गया है, देखिए, आम की आम्रपाली किस्म को कितनी दूरी पर लगाया जाता है? ऑप्शन ए है 2.5 इंटू 2.5 मीटर, 3 मीटर, 6 मीटर या फिर 8.6 इंटू 8.6 मीटर। बताइए ए, बी, सी या डी, क्या होगा इसका जवाब? आम की आम्रपाली किस्म को कितनी दूरी पर लगाया जाता है? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बार बार पूछा जाता है, हर एग्जाम में पूछा जाता है बार बार। जिसने ऑप्शन ए जवाब दिया है 2.5 इंटू 2.5 मीटर, बिल्कुल सही जवाब है। जो आम की आम्रपाली किस्म है उसको 2.5 मीटर इंटू 2.5 मीटर की दूरी पर लगाया जा सकता है। अगला सवाल देखिए क्या पूछा है। आम की आम्रपाली किस्म के 1 हेक्टेयर में कितने पौधे लगाए जा सकते हैं? वापस से उसी किस्म का क्वेश्चन पूछा है। देखिए क्या पूछा है। क्वेश्चन है, आम्रपाली किस्म 1 हेक्टेयर में कितने पौधे लगेंगे? 1000, 1200, 1600 या 1900 पौधे। बताइए जल्दी से क्या होगा इसका आंसर। देखिए इसका आपको आंसर अगर निकालना है, कैलकुलेट करके करना है तो भी ठीक है, अगर याद करना चाहते हो तो याद भी कर लो। देखो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा 1600 पौधे। लेकिन ये 1600 पौधे आया कैसे? तो इसका जो एक क्षेत्रफल का एक सूत्र होता है निकालने का, उसमें होता है क्षेत्रफल बटावा लंबाई इंटू चौड़ाई, यानी पौधे की जो लंबाई और चौड़ाई होती है उसको क्षेत्रफल से इंक्लूड करके उसको कैलकुलेट करके इसको निकाला जाता है। तो इसके बारे में जब हम उद्यान के रेखांकन की विधियां पढ़ेंगे तो उस समय उस चीज़ को इंक्लूड करेंगे और बिल्कुल आपको कॉन्सेप्ट क्लियर करेंगे, आपका समझाएंगे किस प्रकार से इसको किया जा सकता है। अगला सवाल देखिए क्या है। अगला है, आम की तोतापुरी और केसर किस्म से कौन सी किस्म विकसित की गई है? आम की तोतापुरी और केसर किस्म से कौन सी किस्म विकसित की गई? अब देखो तोतापुरी और केसर पूछा है, बताना है आपको। ऑप्शन ए है हमारा साई सुगंधा, ऑप्शन बी है रत्ना, ऑप्शन सी है सिंधु और ऑप्शन डी है हमारा अल्फांसो। बताइए आम की तोतापुरी किस्म जो है, आम की तोतापुरी और केसर किस्म जो है, उन दोनों को मिलाकर संकरण करा के कौन सी किस्म को विकसित किया गया है? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जिसने ऑप्शन ए जवाब दिया है बिल्कुल सही जवाब है। जो आम की तोतापुरी और केसर है उसके संकरण से साई सुगंधा किस्म को विकसित किया गया है। किसको विकसित किया गया है? साई सुगंधा किस्म को विकसित किया गया है। अगला सवाल देखिए क्या पूछा है। नेक्स्ट है हमारा, आम की कौन सी किस्म बीज रहित है? बहुत बार पूछा गया सवाल है ये, जेट में बहुत बार पूछा है। आम की कौन सी किस्म बीज रहित मानी जाती है? बीज रहित का मतलब ये है कि उसमें बीज तो होता है लेकिन बहुत ही छोटा होता है। जो गुठली होती है वो बहुत ही छोटी होती है और सॉफ्ट होती है, हार्ड नहीं होती। बाकी अमूमन जो आप दूसरे आम देखते हो उसमें जो गुठली होती है वो बहुत बड़ी होती है, लेकिन इसके अंदर जो गुठली होती है वो उस फल के आकार में लगभग उसकी 2 से 5% ही रहती है। तो अब बताइए क्या होगा इसका जवाब? साई सुगंधित, रत्ना, सिंधु या अल्फांसो। जिसमें जो सॉफ्ट सीडेड कहलाती, बीज रहित भी कहलाती है। जिस जवाब दिया है जिसने सिंधु, बिल्कुल सही जवाब है। जो सिंधु किस्म है वो बीज रहित या सॉफ्ट सीडेड, क्या बोलेंगे उसको? सॉफ्ट सीडेड भी लिखा हुआ आ सकता है वहां पर। किसी भी इंग्लिश टर्म को वो हिंदी में लिखकर आपसे सवाल पूछ सकते हैं। तो वैसे तो हर किसी को नहीं पूछता है, लेकिन जो इंपॉर्टेंट होते हैं ना, उनको आप हिंदी और इंग्लिश दोनों में देख लिया करें ताकि आपको एग्जामिनेशन हॉल में किसी प्रकार की कोई समस्या का सामना नहीं करना पड़े। अब देखिए आगे वाला सवाल क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, आम की कौन सी किस्म में उत्तक-क्षय रोग नहीं लगता है? आम की कौन सी किस्म में उत्तक-क्षय रोग, अब उत्तक-क्षय रोग अगर आपने सुना नहीं है और स्पंजी टिश्यू सुना है तो स्पंजी टिश्यू या उत्तक-क्षय एक ही बात होती है। तो उत्तक-क्षय या स्पंजी टिश्यू बताना है आपको, कौन सी किस्म में ये उत्तक-क्षय रोग नहीं लगता है? साई सुगंधित, रत्ना, सिंधु या अल्फांसो। बताइए जल्दी से, साई सुगंधित, रत्ना, सिंधु या फिर अल्फांसो। जवाब दीजिए। जिसने इसका जवाब दिया है रत्ना, बिल्कुल सही जवाब है। जो रत्ना किस्म है
उसमें बिल्कुल भी नहीं लगता है स्पंजी टिश्यू या उत्तक रोग। उत्तक रोग क्या होता है, कभी आपने देखा होगा कि आप जब आम खाते हो तो आम जब उसको काटते हो तो उसमें विशेष प्रकार की कुछ आकृति आपको अलग से दिखाई देती है, जो या तो थोड़ी सी हार्ड हो जाती है या फिर वो ज़रूरत से ज़्यादा पक जाती है या फिर वो सड़ जाती है। वो लाल होता है, वहाँ का गुद्दा बहुत ज़्यादा लाल पीला होता है। तो वो क्या होते हैं, वो वहाँ के उत्तक होते हैं और उत्तक क्या हो जाते हैं, क्षय हो जाते हैं, मर जाते हैं या खत्म हो जाते हैं। और ये अवस्था क्या कहलाती है, उत्तक क्षय या स्पंजी टिश्यू कहलाती है। जो किस में नहीं होती है, ये किस में नहीं होती है, रत्ना में बिल्कुल भी नहीं होती है। जो आम की रत्ना किस्म है उसमें बिल्कुल भी नहीं होती है। बिल्कुल कॉन्सेप्ट क्लियर है। अगला सवाल देखिए क्या पूछा है। नेक्स्ट है, अब इसका क्रॉस पूछा है, आम की सिंधु किस्म का संकरण। आम की जो सिंधु किस्म है, अभी बताया था मैंने सिंधु किस्म क्या होती है, बीज रहित होती है, सॉफ्ट सीडेड, बीज रहित सॉफ्ट सीडेड होती है। अब बताना है आपको आम की सिंधु किस्म का संकरण किस किस से करवा के तैयार किया गया है आम की सिंधु किस्म को, बताइए। ऑप्शन ए है हमारा नीलम, रत्ना इंटू नीलम। ऑप्शन बी है हमारा रत्ना इंटू अल्फांसो। ऑप्शन सी है हमारा रोमानी इंटू केसर और ऑप्शन डी है अल्फांसो इंटू केसर। बताइए आम की सिंधु किस्म को कैसे विकसित किया गया था, कौन कौन से उसके जनक हैं। वहाँ पर ऐसे भी सवाल पूछा जा सकता है आपसे, आम की सिंधु किस्म के जनक कौन कौन से हैं। तो ऑप्शन जवाब क्या हो जाएगा आपका, रत्ना और अल्फांसो। जिसने बी जवाब दिया है रत्ना इंटू अल्फांसो, बिल्कुल सही जवाब है। जो आम की सिंधु किस्म है उसके जनक रत्ना और अल्फांसो माने जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या पूछा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, आम की रत्ना किस्म का संकरण। आम की रत्ना किस्म का संकरण बताना है आपको। पहले देखिए, इससे पहले जो सवाल था उसमें मैंने बताया था संकरण आपको सिंधु का। सिंधु का संकरण क्या था, रत्ना इंटू अल्फांसो। अब पूछा गया है रत्ना का संकरण। देखिए रत्ना का संकरण बताइए। बिल्कुल अगर आप ये सोच रहे हो कि सर ये क्वेश्चन क्रिटिकल है, तो जो अच्छा स्टूडेंट पढ़ेगा, जो ज़्यादा पढ़ेगा, जो पढ़ाई तो सभी कर रहे हैं लेकिन आपको उनसे एक कदम आगे चलना है और आपका सिलेक्शन करवाने में बहुत मदद करेगा आपकी। तो बिल्कुल जिसके एग्रीकल्चर के कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे उसी का सिलेक्शन होता है। तो अपने को कॉन्सेप्ट क्लियर करने हैं, इसको बोझ नहीं समझना है। बताइए इसका जवाब क्या होगा, आम की रत्ना किस्म का संकरण क्या है, बताइए जल्दी से। आम की रत्ना किस्म का संकरण, जिसने नीलम इंटू अल्फांसो जवाब दिया है, ऑप्शन बी वाला बिल्कुल सही जवाब है। आम की रत्ना किस्म का संकरण क्या हो जाएगा, नीलम इंटू अल्फांसो हो जाएगा, नीलम इंटू अल्फांसो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या पूछा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, आम की कौन सी किस्म बीज रहित है। आम की कौन सी किस्म बीज रहित है, बताइए जल्दी से। आम की कौन सी किस्म बीज रहित है, क्वेश्चन शायद रिपीट हो चुका है, मैं बता चुका हूं बीज रहित कौन सी किस्म थी आम की बीज रहित किस्म थी सिंधु। अगला सवाल देखिए क्या पूछा है, आम की कौन सी किस्म सबसे मीठी मानी जाती है। आम की कौन सी किस्म सबसे मीठी मानी जाती है, बताइए जल्दी से। सबसे मीठी किस्म बतानी है आपको, नीलम है, अल्फांसो है, चौसा है या फिर दशहरी है। नीलम है, अल्फांसो है, चौसा है या फिर दशहरी है, बताइए जल्दी से क्या होगा इसका जवाब। जिसने चौसा जवाब दिया है, सबसे मीठी किस्म जिसने चौसा जवाब दिया है, बिल्कुल सही जवाब है। ये आम की विशेष रूप से एक पछेती किस्म भी मानी जाती है। तो अगर आपसे पूछ ले कि आम की पछेती किस्म कौन सी है, तो पछेती किस्म कौन सी हो जाएगी, चौसा हो जाएगी। और इसी चौसा किस्म को हम सबसे मीठी किस्म का दर्जा दिया है या सबसे मीठी किस्म मानते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बिल्कुल बेसिक कॉन्सेप्ट सारे क्लियर करेंगे आपके आज इसी क्लास में। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है, आम की कौन सी किस्म उत्तर भारत में प्रसिद्ध है। देखिए जो हम राजस्थान वासी हैं, राजस्थान के बाद में इधर आ जाइए आप, एमपी का थोड़ा हिस्सा आ जाता है, फिर इधर आ जाइए आप राजस्थान के बाद में दिल्ली, दिल्ली के बाद में जितना भी ऊपर वाला क्षेत्र है वो उत्तर भारत कहलाता है। और जो उसके नीचे का क्षेत्र है गुजरात और मुंबई की बात का जो क्षेत्र है वो मुख्य रूप से दक्षिण भारत कहलाता है। तो हम उत्तर भारत में आते हैं। तो यहाँ पर पूछा है कि आम की कौन सी किस्म उत्तर भारत में प्रसिद्ध है। उत्तर भारत की बताइए जल्दी से, नीलम है, अल्फांसो है, चौसा है या फिर दशहरी है, बताइए। उत्तर भारत की प्रसिद्ध किस्म बताना है आपको। ऑप्शन ए बी सी डी, बताइए जल्दी से उत्तर भारत की सबसे प्रसिद्ध किस्म कौन सी है। जिसने दशहरी जवाब दिया है बिल्कुल सही जवाब है। जो उत्तर भारत की सबसे प्रसिद्ध किस्म मानी जाती है वो दशहरी को माना जाता है। किसको माना जाता है, दशहरी को माना जाता है। अगला सवाल देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्न में से कौन सी आम की उत्परिवर्तित किस्म है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी आम की उत्परिवर्तित किस्म है, रोसिका, अल्फांसो, रामकेला और दशहरी, बताइए जल्दी से कौन सी होगी इसकी किस्म।
ये इस जो क्वेश्चंस मैं अभी आपको बता रहा हूँ ये आपको बुक में भी नहीं मिलेंगे, क्योंकि ये 7-8 प्रकार की बुक से इसको मर्ज करके फिर इस क्लास को, इसकी स्लाइड्स को बनाया गया है। तो अगर ये स्लाइड्स आपको चाहिए तो मैं आपको टेलीग्राम पर सेंड कर दूंगा, वहाँ से आप इसको ले लेना। अगर ये स्लाइड्स चाहिए तो टेलीग्राम पे मैं सेंड कर दूंगा, वहाँ से आप इसको ले लेना। जैसे ही क्लास खत्म होगी, कल के भी नहीं किए थे तो कल के भी कर देंगे और आज के भी कर देंगे। देखिए उत्परिवर्तित किस्म है, उसका नाम क्या है बताइए जल्दी से। उत्परिवर्तित किस्म बताना है आपको रोसिका। जिसने ऑप्शन ए जवाब दिया है रोसिका बिल्कुल सही जवाब है, जिसने नहीं दिया है कोई बात नहीं, गलत जवाब है तो भी कोई बात नहीं। ज़्यादा से ज़्यादा आपको आंसर देने की कोशिश करनी है, आप आंसर दोगे तभी तो आपका कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ेगा। तो जिसने रोसिका जवाब दिया है बिल्कुल सही जवाब है। आम की उत्परिवर्तित किस्म कौन सी हो जाएगी? रोसिका। अगला सवाल देखिए क्या पूछा है, निम्न में से आम की कौन सी किस्म के फल सेब के आकार के होते हैं? क्वेश्चन, ये जो किस्मों के क्वेश्चन चल रहे हैं, ये 2-3 क्वेश्चन और हैं जो इंपॉर्टेंट हैं, वो आपको बहुत मदद करेंगे। इसलिए ऐसा मत सोचो कि किस्म ही किस्म के सवाल पूछ रहे हैं सर, ऐसी बात नहीं है। निम्न में से आम की कौन सी किस्म फल सेब के आकार के होते हैं? रोसिका के, रुमानी के, राम केला के या फिर दशहरी के? बताइए। फल सेब के आकार के, एप्पल टाइप, एप्पल होती है जो उसके आकार के। जिसने जवाब दिया है इसका रुमानी, बिल्कुल सही जवाब है। जो रुमानी वैरायटी है उसके फल किसके आकार के होते हैं? उसके फल सेब के आकार के होते हैं। तो अगर वहां आपसे एग्जाम में पूछ लिया जाता है कि रुमानी किसकी किस्म है, तो रुमानी किस्म किसकी हो जाएगी? आम की। इसी प्रकार के बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर करेंगे, आगे और भी इससे अच्छे अच्छे सवाल आएंगे। देखिए अगला सवाल क्या है, नेक्स्ट है, आम की कौन सी किस्म बेमौसमी उत्पादन की है? बेमौसमी उत्पादन बताना है, यानी कि जब ऑफ सीजन होता है, जब आम का मौसम नहीं होता है, तब भी वो उत्पादन देती है। मधुलिका, निरंजन, ए और बी दोनों, और ऑप्शन डी है हमारा नीरज। और ये विशेष रूप से आपको जो दक्षिण भारत है, साउथ इंडिया है, वहां पर ये किस्म बहुत ज़्यादा मात्रा में उगाई जाती है। तो बताइए क्या होगा इसका जवाब? आम की बेमौसमी उत्पादन हेतु कौन सी किस्म होगी? मधुलिका, निरंजन, ए और बी दोनों या फिर कोई नहीं? जिसने सी जवाब दिया है, ए और बी दोनों बिल्कुल सही जवाब है। जो मधुलिका और निरंजन है वो क्या है? बेमौसमी उत्पादन हेतु उगाई जाती है, आम की किस्म मानी जाती है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सारे स्टूडेंट्स की जो मैं तैयारी देख रहा हूँ, जो मैंने क्रिटिकल क्वेश्चंस ऐड किए हैं, फिर भी आपके जवाब बहुतों के अच्छे आ रहे हैं। तो सभी को मेरी तरफ से अग्रिम शुभकामनाएं। आप सभी के बेस्ट कैंपस में जहां आप चाहते हो वहां सिलेक्शन होगा। मेरी तरफ से आप सभी को अग्रिम शुभकामनाएं, पहले से ही शुभकामनाएं, कांग्रेचुलेशन दे देता हूं, आप सबका सिलेक्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है, आम की कौन सी किस्म अचार बनाने हेतु उपयुक्त है? शायद ही ये सवाल आपने कहीं पढ़ा होगा, लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन पूछा है, आम की कौन सी किस्म अचार बनाने हेतु उपयुक्त मानी गई है? मधुलिका है, निरंजन है, ए और बी दोनों है या फिर नीरज है? बताइए जल्दी से, आम की कौन सी किस्म अचार बनाने हेतु उपयुक्त मानी गई है? क्वेश्चन में थोड़ी सी मिसप्रिंटिंग है शायद। देखो जो इसकी वैरायटी है, वो इसका जो आंसर होगा वो इसका आंसर हो जाएगा रामकेला। क्या होगा? रामकेला होगा। अचार बनाने हेतु अगर आपसे पूछ लिया जाता है तो अचार बनाने हेतु कौन सी करोगे आप? अचार बनाने हेतु सबसे उपयुक्त किस्म किसको मानी जाती है? रामकेला को मानी जाती है। देख लीजिए वापस से, अचार बनाने के लिए आप आम का अचार बनाते हैं। हमारे आम का अचार, वैसे इसको राष्ट्रीय स्तर पर आम का अचार बोला जाता है, लेकिन कुछ जगह इसको केरी का अचार भी बोला जाता है। किसका अचार बोला जाता है? केरी का अचार, क्योंकि जो आम का फल जब कच्चा होता है तो उस अवस्था में उसको केरी बोला जाता है। कुछ जगह उसको कच्चा आम बोलते हैं और कुछ जगह उसको आम ही बोलते हैं। तो ध्यान रखना, अगर आम का पूछ ले आपसे कि आम का अचार किससे बनाया जाता है, तो रामकेला किस्म से बनाया जाता है। थोड़ी सी मिसप्रिंटिंग हो गई, कोई दिक्कत नहीं है, बिल्कुल कॉन्सेप्ट आपके क्लियर होने चाहिए। अगला क्वेश्चन देखिए क्या पूछा है, आम का व्यावसायिक प्रवर्धन किस विधि द्वारा किया जाता है? आम का व्यावसायिक प्रवर्धन किस विधि द्वारा किया जाता है? बताइए जल्दी से। ऑप्शन ए है हमारा विनियर ग्राफ्टिंग, ऑप्शन बी है हमारा कलम, ऑप्शन सी है हमारा ए और बी दोनों, और ऑप्शन डी है हमारा गुट्टी। बताइए जल्दी से, आम का व्यावसायिक प्रवर्धन किससे करेंगे? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, थोड़ा घुमा के दिया है बस मैंने इसको। जिसने ऑप्शन ए जवाब दिया है विनियर ग्राफ्टिंग, बिल्कुल सही जवाब है। जो आम का व्यावसायिक प्रवर्धन किया जाता है वो विनियर ग्राफ्टिंग विधि द्वारा किया जाता है। किससे किया जाता है? विनियर ग्राफ्टिंग विधि के द्वारा किया जाता है। अब इस विधि के अंदर 2 विधियां और होती हैं, देखिए वो आगे बताऊंगा आपको। क्वेश्चन को देखोगे तब समझ में आएगा। क्वेश्चन पूछा है यहाँ पर, स्टोन वे इपिकोटाइल ग्राफ्टिंग किसकी प्रवर्धन विधि है?
अब ये स्टोन और इपिकोटाइल ग्राफ्टिंग है, स्टोन ग्राफ्टिंग और इपिकोटाइल ग्राफ्टिंग, ये ग्राफ्टिंग की ही विधियां हैं। ग्राफ्टिंग में के प्रकार हैं ये। और यहाँ पर पूछा है किस फल वृक्ष की प्रवर्धन विधि है, आम की है, अनार की है, केला की है या फिर बेर की है। स्टोन वे इपिकोटाइल ग्राफ्टिंग किसकी प्रवर्धन विधियां हैं। आम पढ़ रहे हैं, बिल्कुल आपको सबको पता है कि आज आम पढ़ रहे हैं तो आम की ही होगी, लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट है इसमें से ये जो स्टोन इपिकोटाइल ग्राफ्टिंग है, ये सुपरवाइजर में आया हुआ एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है कि स्टोन और इपिकोटाइल ग्राफ्टिंग का संबंध किस फसल से है, तो आम से ही आंसर हो जाएगा। अगला सवाल देखिए क्या पूछा है। स्टोन वे इपिकोटाइल ग्राफ्टिंग विधि में मूलवृंत कितने दिन पुराना लिया जाता है। स्टोन वे इपिकोटाइल ग्राफ्टिंग विधि में मूलवृंत कितने दिन पुराना लिया जाता है। ऑप्शन ए है हमारा 7 दिन, ऑप्शन बी है हमारा 10 दिन, ऑप्शन सी है हमारा 15 दिन और ऑप्शन डी है 21 दिन। बताइए जल्दी से, स्टोन वे इपिकोटाइल ग्राफ्टिंग विधि में मूलवृंत कितने दिन पुराना लिया जाता है। 7 दिन, 10 दिन, 15 दिन, 21 दिन। बताइए जल्दी से क्या होगा इसका जवाब। स्टोन और इपिकोटाइल ग्राफ्टिंग में जिसने 15 दिन जवाब दिया है बिल्कुल सही जवाब है। स्टोन और इपिकोटाइल ग्राफ्टिंग विधि जो होती है उसके अंदर हम 15 दिन पुराना मूलवृंत लेते हैं। हाँ बिल्कुल, छोटा सा जो मूलवृंत होता है उसको लिया जाता है। अब देखिए मूलवृंत और रूट स्टॉक में भी बता देता हूँ आपको, मूलवृंत और जो साइन होता है वो क्या होता है। देखिए मूलवृंत का मतलब क्या होता है, जिस वृंत या जिस पेड़ के अंदर मूल यानी कि जड़ पाई जाएगी वो क्या होगा, मूलवृंत होगा। और दूसरा होता है मूलवृंत के बाद में दूसरा होता है क्या होता है, सांकुर डाली। तो डाली के अंदर जड़ नहीं होती, तो सांकुर डाली को हमेशा मूलवृंत के ऊपर लगाया जाता है। जब प्रवर्धन की विधियां पढ़ेंगे तो बिल्कुल आपके कॉन्सेप्ट और भी मैं क्लियर कर दूंगा। अब देखिए अगला सवाल क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्न में से कौन सा आम का बोना मूलवृंत है। बहुत बार पूछा गया सवाल है ये। निम्न में से कौन सा आम का बोना मूलवृंत है, बताना है आपको। आम का बोना मूलवृंत क्या होगा। ऑप्शन ए है तोतापुर रेड स्मॉल, ऑप्शन बी है वल्लभाई कुलंबन, ऑप्शन सी है ए और बी दोनों और ऑप्शन डी है कोई नहीं। बताइए जल्दी से कौन सा आम का बोना मूलवृंत होगा। अब बोना मूलवृंत हम इस्तेमाल में क्यों लेते हैं ये भी बता देता हूं पहले। देखिए जो बोना मूलवृंत होता है उसका इस्तेमाल इसलिए लिया जाता है जब भी हम किसी भी किस्म को विकसित कर रहे होते हैं या उस पर ग्राफ्टिंग, बडिंग या कलिकायन या इपिकोटाइल ग्राफ्टिंग कर रहे होते हैं, तो जो बोने मूलवृंत होते हैं उन पर इनको विकसित करने में आसानी रहती है। क्या रहती है, आसानी रहती है। ये जल्दी से विकसित हो जाते हैं बोने पौधों पर, इसीलिए इनको बोने मूलवृंत पर क्या किया जाता है, इस्टेब्लिश्ड किया जाता है, स्थापित किया जाता है। समझ गए होंगे। तो इसका आंसर होगा ए और बी दोनों, तोतापुरी रेड स्मॉल और वल्लभाई कुलंबन। देखो यहाँ पर स्मॉल आ रहा है, स्मॉल का मतलब छोटा होता है। तो तोतापुरी रेड स्मॉल और वल्लभाई कुलंबन दोनों ही क्या है, आम के बिल्कुल बोने मूलवृंत है। बिल्कुल कॉन्सेप्ट क्लियर आपका। देखिए अगर आप न्यू स्टूडेंट हैं और पहली बार इस क्लास को ले रहे हैं और आपको इस क्लास ने अगर 1 मिनट के लिए भी कोई नॉलेजेबल बात बताई हो और आपको उसको जानकर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए। हमें आपकी सपोर्ट की ज़रूरत है। चैनल सब्सक्राइब करिए और नोटिफिकेशन पे दबाना, ऑल नोटिफिकेशन को ओके करना, ताकि इस प्रकार की धमाकेदार क्लास जब भी हो पहला नोटिफिकेशन आपके पास ही पहुँचे। अगला सवाल देखिए क्या है। नेक्स्ट है, आम को फल उद्यान में कितनी दूरी पर लगाया जाता है। अब आम के फल वृक्ष की दूरी पूछी गई है यहाँ पर। बताइए जल्दी से, आम को फल उद्यान में कितनी दूरी पर लगाया जाता है। कल जब कटहल वाला सवाल आया था तब मैंने आम की दूरी भी बताई थी, जो कल वाली क्लास में था। तो कटहल वाला जब सवाल आया था तब मैंने आम की दूरी भी बताई थी आपको। तो अगर कटहल की दूरी याद है तो आम की दूरी भी याद होगी आपको। ऑप्शन ए है हमारा 4 × 4 मीटर, ऑप्शन बी है हमारा 6 × 6 मीटर, ऑप्शन सी है 10 × 10 मीटर और ऑप्शन डी है 12 × 12 मीटर। बताइए क्या होगा इसका जवाब, क्या दे पाएंगे आप इसका जवाब। जिसने 10 × 10 मीटर जवाब दिया है बिल्कुल सही जवाब है। जो आम और कटहल होता है उनको 10 × 10 मीटर की दूरी पर लगाया जाता है, क्योंकि आम और कटहल का पौधा वृक्ष जो होता है वो बहुत बड़े आकार का होता है और ये फल देने में भी बहुत समय लेता है। प्रारंभ में जब इनका उद्यान विकसित किया जाता है तो लगभग ये 3 से लेकर 5 साल तक बिल्कुल भी उपज नहीं देते हैं, फिर उसके बाद में ये बम्पर पैदावार देते हैं। तो ध्यान रखना, आम और कटहल दोनों का 10 × 10 मीटर है। अगला सवाल क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, आम में गुणसूत्रों की संख्या बतानी है आपको। आम में गुणसूत्रों की संख्या बतानी है। फिर इसके बाद में मैं आपको थोड़ी सी बेसिक जानकारी भी दूंगा गुणसूत्रों की संख्या के बारे में। तो बताइए, ऑप्शन ए है हमारा 40, ऑप्शन बी है हमारा 60, ऑप्शन सी है 10 और ऑप्शन डी है 120। बताइए जल्दी से, आम में गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आम में गुणसूत्रों की संख्या बतानी है आपको। बताइए जल्दी से क्या होगा।
फिर बिल्कुल एक चीज़ और बताएंगे आपको, जिसने जवाब दिया है इसका 40 बिल्कुल सही जवाब है। आम में गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है? आम के अंदर गुणसूत्रों की संख्या होती है 40। 2n इसमें क्या होता है, ये जो आम होता है ये ऑटो टेट्राप्लॉइड होता है, ऑटो टेट्राप्लॉइड होता है। और इसमें x बराबर गुणसूत्र पूछ ले, x बराबर गुणसूत्र पूछ ले तो x बराबर गुणसूत्र तो होंगे 10, और 4x बराबर गुणसूत्र पूछ ले तो 10 को अगर 4 से इंटू करेंगे या मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा? 40 हो जाएगा। तो 2n बराबर, इसको ऐसे लिखेंगे, 2n बराबर 4x फिर बराबर फिर उसके बाद में 40, कितने हो जाएंगे? 40 हो जाएंगे। और ये होता है ऑटो टेट्राप्लॉइड। तो वैसे तो क्रिटिकल है, आ भी सकता है, लेकिन आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। और जो गुणसूत्र संख्या आपसे अगर नॉर्मली पूछी जाती है तो 2n बराबर 40 सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, जिसको नहीं समझ में आया कमेंट करना, फिर से बता देंगे कल। अगला सवाल देखिए, क्वेश्चन पूछा है। अब देखो इसमें एक चीज़ और बता देता हूँ, इसमें 120 दिया गया है, 120 की जगह अगर 130 होता तो जो सब्जियों में सबसे ज़्यादा गुणसूत्र होते हैं, सब्जियों में सबसे ज़्यादा जो गुणसूत्र होते हैं वो भिंडी की फसल में पाए जाते हैं। भिंडी एकमात्र मालवेसी की क्रॉप है, मालवेसी की क्रॉप है जो सब्जियों के अंतर्गत आती है। अगर क्रॉप के अंदर पूछा जाए सस्य विज्ञान में, तो सस्य विज्ञान में एकमात्र कपास और सब्जियों में एकमात्र भिंडी, ये दोनों ही मालवेसी की हैं और दोनों ही मिलती जुलती क्रॉप है। ठीक है, तो इसमें क्या हो जाएगा, भिंडी में सबसे ज़्यादा गुणसूत्र पाए जाते हैं 130। तो सब्जियों में सबसे ज़्यादा गुणसूत्र पूछ ले तो भिंडी में आपको राइट करना है 130। कितना करोगे? 130 करोगे, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा आपको 130। और अगर आपको फलों के अंदर पूछ ले सबसे ज़्यादा गुणसूत्र किसमें होते हैं, तो फलों के अंदर सबसे ज़्यादा गुणसूत्र पाए जाते हैं 56। कितने पाए जाएंगे? 56 पाए जाएंगे। किसमें पाए जाएंगे? स्ट्रॉबेरी में पाए जाएंगे, लेकिन वो स्ट्रॉबेरी अपने सिलेबस के बाहर है थोड़ी, तो कोई दिक्कत नहीं है, छोड़िए। अगला सवाल, अगला सवाल है हमारा, आम का रोपण किया जाता है, आम का रोपण या ट्रांसप्लांटिंग कब करते हैं आम की? आम को बाग में कब लगाते हैं? फरवरी मार्च में, जून जुलाई में, जुलाई अगस्त में, या फिर सितंबर अक्टूबर में? बताइए जल्दी से, आम का रोपण कब किया जाता है? फरवरी मार्च, जून जुलाई, जुलाई अगस्त या सितंबर अक्टूबर? आम का रोपण बताना है आपको, फरवरी मार्च, जून जुलाई, जुलाई अगस्त या सितंबर अक्टूबर। जिसने इसका जवाब दिया है जुलाई अगस्त, बिल्कुल सही जवाब है। जो आम का रोपण किया जाता है वो जुलाई अगस्त में किया जाता है। कब करते हैं? जुलाई अगस्त में आम का रोपण किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए हमारा क्या है। अगला सवाल है हमारा, आम का भंडारण किस तापमान पर किया जाता है? आम का भंडारण किस तापमान पर किया जाता है? बताना है आपको, आम का भंडारण कितने तापमान पर करते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बार बार पूछा जाता है। ऑप्शन ए है हमारा 8 से 9 डिग्री सेल्सियस, 12 से 13 डिग्री सेल्सियस, 15 से 21 डिग्री सेल्सियस, या फिर 21 से 24 डिग्री सेल्सियस। बताइए क्या होगा इसका जवाब। आम का भंडारण करना है हमें। जिसने ऑप्शन ए जवाब दिया है 8 से 9 डिग्री सेल्सियस, बिल्कुल सही जवाब है। 8 से 9 डिग्री सेल्सियस पर हम क्या करते हैं? आम का भंडारण करते हैं। क्या करते हैं? आम का भंडारण करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या पूछा है। पूछा गया है, आम का भंडारण किस आर्द्रता पर? पहले जो मैंने बताया था वो तापमान था 8 से 9 डिग्री सेल्सियस। अब आपसे पूछा है भंडारण में आर्द्रता, यानी कि नमी कितनी होनी चाहिए। नमी बतानी है आपको। नमी 60 से 70%, 85 से 50%, 40 से 50, या फिर 20 से 45%। बताइए जल्दी से क्या होगा इसका जवाब। 85 से 90 है यहाँ पर, 50 नहीं है। 85 से 90 है यहाँ पर, 90 है। तो आम का भंडारण किस आर्द्रता पर किया जाता है? आम का भंडारण किया जाता है 85 से 85 से या 85 से 90% आपेक्षिक आर्द्रता पर। कितनी पर करेंगे? 85 से 90% आपेक्षिक आर्द्रता पर किया जाएगा। अगला सवाल देखिए क्या पूछा है। नेक्स्ट है हमारा, हाफूस व बादामी किस किस्म के उपनाम हैं? अभी तक आपको इस बारे में पता भी नहीं होगा, बता देता हूं मैं। हाफूस व बादामी किस के उपनाम है, किस किस्म के उपनाम है? जिसको आता है वो जवाब दे दीजिए एक बार। रत्ना है, मल्लिका है, अल्फांसो है, या फिर नीलम है? बताइए जल्दी से। हाफूस, बादामी, या फिर अन्य नाम बताना है। जिसने अल्फांसो जवाब दिया है, वैसे तो कोई दिक्कत नहीं है, गलत है तो भी कोई बात नहीं। अल्फांसो जिसने जवाब दिया है बहुत सही जवाब है आपका। जो अल्फांसो होता है उसको हाफूस व बादामी के नाम से भी जानते हैं। हाफूस व बादामी के नाम से भी जानते हैं। तो कभी आप मंडी में गए होंगे तो आपने आवाज़ सुनी होगी,
जो वेंडर्स होते हैं, वेंडर्स का मतलब जो ठेले वाले होते हैं, बेचते हैं, वो आवाज़ लगाते हैं, ज़ोर ज़ोर से आते हैं, लगाते हैं, आ जाइए भाई साहब, आ जाइए बहन जी, ले जाइए ले जाइए, ये किस्में हैं, वो किस्में ऐसी हैं। तो अगर कभी भी वो आपको बोले कि अल्फांसो है, अल्फांसो वो नहीं बोलेंगे आपको, वो आपको बादामी ही बोलेंगे। तो बादामी में भी वैसे तो 90% आपको बादामी मिलेगा नहीं वहाँ पर, अगर मिल भी जाता है तो बादामी की भी थर्ड क्लास जो क्वालिटी होगी वो आपको प्रोवाइड करवाई जाएगी, क्योंकि जो अल्फांसो है उसका जितना भी उत्पादन होता है उसका लगभग 80% इम्पोर्ट एक्सपोर्ट हो जाता है, बाहर विदेशों में भेज दिया जाता है, क्योंकि वहाँ उसकी सबसे अच्छी कीमत मिल जाती है। और अगर आपसे पूछ लिया जाए कि आम की ऐसी कौन सी किस्म है जिसको आज तक सबसे सर्वश्रेष्ठ माना गया है, सबसे बेस्ट क्वालिटी का आम कौन सा होता है, तो अल्फांसो का होता है। सबसे बेस्ट क्वालिटी का आम होता है ये, इसको आम की किस्मों का राजा भी कह सकते हैं, इसके ऊपर किसी भी किस्म को नहीं रखा गया है। तो अब कभी आपने देखा होगा जब टीवी में ऐड आता है, आप जानते हो कौन कौन सी जो पेय पदार्थ होते हैं, फ्रूटी माजा वगैरह, उनमें भी अगर फल रस इंक्लूड करेंगे वो तो कहेंगे ताज़े रसीले अल्फांसो किस्म के आमों से बना रस है, तो वो अल्फांसो, उसमें भी अल्फांसो का यूज़ किया जाता है। तो ये कुछ बेसिक सी नॉलेज भी आपको होनी चाहिए। अब ध्यान रखना, अल्फांसो सबसे ज़्यादा निर्यात की जाने वाली सबसे सर्वश्रेष्ठ किस्म है। अगला सवाल देखिए क्या पूछा है, नेक्स्ट है हमारा, निम्न में से आम की कौन सी किस्म का सर्वाधिक निर्यात किया जाता है। तो देखो उससे रिलेटेड सवाल है, मैं बता चुका हूँ, अल्फांसो। कौन सी किस्म है जिसका सबसे ज़्यादा निर्यात करेंगे, अल्फांसो का सबसे ज़्यादा निर्यात किया जाता है। बिल्कुल बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर हो गए आपके सारे, अभी और हो जाएंगे। देखिए अगला सवाल पूछा है, गुजरात में सबसे अधिक पाए जाने वाली किस्में, गुजरात में सबसे अधिक कौन सी किस्म को उगाया जाता है या उगाए जाने वाली किस्में, रत्ना है, केसर है, सिंधु है या फिर नीलम है, बताइए जल्दी से। गुजरात में सबसे अधिक पाए जाने वाली किस्म बतानी है आपको, रत्ना, केसर, सिंधु या फिर नीलम। जवाब दीजिए ए और बी और सी और डी। जिसने केसर जवाब दिया है बिल्कुल सही जवाब है। जो केसर किस्म की वैरायटी होती है, केसर किस्म की जो वैरायटी होती है वो क्या होती है, गुजरात में सबसे अधिक उगाई जाती है। गुजरात में सबसे अधिक उगाई जाने वाली किस्म कौन सी है, केसर सबसे अधिक उगाए जाने वाली किस्में। इस क्लास के लास्ट में मैं आपको जितनी भी प्रकार की जो वैरायटीज़ हैं उन सब के फोटो दिखाऊंगा मैं आपको, कि रत्ना किस प्रकार की होती है, केसर किस प्रकार की होती है, सिंधु किस प्रकार की होती है। जैसे ही क्लास खत्म होगी तो खत्म होने के बाद में मैं आपको सारी की सारी वो बता दूंगा, तो ध्यान रखना, वो मैं बता दूंगा आपको, किस्म की फ़ोटो बता दूंगा मैं आपको। अगला सवाल देखिए, इससे पहले मैं एक सवाल और बता देता हूँ आपको। यहाँ पर देखो केसर दिया गया है। अब केसर जानते हो आप, केसर यहाँ पे तो एक किस्म है, वैसे केसर एक दूसरी चीज़ भी होती है जिसको हम सेफ्रॉन बोलते हैं। तो ये केसर जो होता है ये उसका कौन सा भाग होता है, पौधे का कौन सा भाग होता है जिसको हम केसर के रूप में इस्तेमाल करते हैं। तो एक चीज़ आपने एक वर्ड और सुना होगा, जो फूल के अंदर होता है उसको बोलते हैं हम पुंकेसर। क्या बोलते हैं, पुंकेसर। तो पुंकेसर आपने सुना होगा, तो वो पुंकेसर ही केसर होता है। तो किसी फूल से जो हम केसर लेते हैं या केसर खाते हैं या किसी भी चीज़ में केसर डाला जाता है, वो उस फूल के, उस पुष्प के पुंकेसर होते हैं। क्या होते हैं, उस पुष्प के पुंकेसर होते हैं। अगर आपसे पूछ लिया जाए कौन सा भाग होता है तो क्या होंगे, पुंकेसर ही केसर कहलाता है। अगर इंग्लिश में ऑप्शन दिया है स्टिग्मा और स्टाइल, तो जो केसर होता है, सेफ्रॉन होता है, उसका जो उपयोगी भाग होता है वो स्टिग्मा और स्टाइल होता है। स्टिग्मा और स्टाइल होता है, उसी को हम केसर बोलते हैं। तो एक इम्पोर्टेंट जानकारी थी, थोड़ी हाई लेवल का क्वेश्चन है, लेकिन अगर आपको सुनकर अच्छा लगा हो और न्यू स्टूडेंट हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब करिए आप। अगला सवाल देखिए क्या है, निम्न में से कौन सा आम का उपनाम है। क्वेश्चन क्या पूछा है, निम्न में से कौन सा आम का उपनाम है। ऑप्शन ए है हमारा बाथरूम फ्रूट, ऑप्शन बी है हमारा प्राइड ऑफ इंडिया, ऑप्शन सी है हमारा राजदूत फल और ऑप्शन डी है हमारा उपरोक्त सभी। बताइए जल्दी से, निम्न में से कौन सा आम का उपनाम है। आम का उपनाम बताना है आपको, बाथरूम फ्रूट, प्राइड ऑफ इंडिया, राजदूत फल या फिर उपरोक्त सभी। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बार बार पूछा जाता है। तो जिसने इसका जवाब दिया है, जिसने इसका जवाब दिया है उपरोक्त सभी, बिल्कुल सही जवाब है। जो आम होता है हमारा, उसको बाथरूम फ्रूट के नाम से भी जानते हैं, उसको प्राइड ऑफ इंडिया भी बोलते हैं और उसको राजदूत फल भी बोलते हैं। और ये हमारा भारत का राष्ट्रीय फल भी है। क्या है, राष्ट्रीय फल भी है। इसको फलों का राजा भी कहा जाता है। अगला सवाल देखिए क्या है, नेक्स्ट है हमारा, निम्न में से कौन सी किस्म में स्पंजी टिश्यू, जिसको उत्तक्षय भी बोलते हैं, स्पंजी टिश्यू बीमारी नहीं लगती है।
कौन सी किस्म है जिसमें स्पंज टिश्यू बीमारी नहीं लगती है? ऑप्शन ए है हमारा अर्का अरुणा, ऑप्शन बी है अर्का अनमोल, सी है हमारा अर्का पुनीत और डी है उपरोक्त सभी। बताइए जल्दी से, कौन सी किस्म में स्पंजी टिश्यू बीमारी नहीं लगती है? अर्का अरुणा, अर्का अनमोल, अर्का पुनीत या उपरोक्त सभी। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बिल्कुल पूरी क्लास को अटेंड करनी है आपको, सारे कॉन्सेप्ट क्लियर करेंगे इसमें। कुछ क्वेश्चन और बचे हैं बस, ज़्यादा नहीं है। जिसने जवाब दिया है उपरोक्त सभी बिल्कुल सही जवाब है, उपरोक्त सभी बिल्कुल सही जवाब है। जो अर्का अरुणा, अनमोल और पुनीत है वो स्पंजी टिश्यू या फिर उनमें उत्तकक्षय बीमारी नहीं लगती है। अगला सवाल देखिए क्या पूछा है। आम का 1 हेक्टेयर में व्यावसायिक उत्पादन होता है। 1 हेक्टेयर में आम की कितनी उपज होती है बताना है आपको, उपज बतानी है। ऑप्शन ए है हमारा 8 से 9 टन प्रति हेक्टेयर, ऑप्शन बी है 1 से 2 टन प्रति हेक्टेयर, ऑप्शन सी है 3 से 4 टन प्रति हेक्टेयर और ऑप्शन डी है हमारा 12 टन प्रति हेक्टेयर। बताइए जल्दी से क्या होगा इसका जवाब। आम का उत्पादन बताना है 1 हेक्टेयर में कितना होगा। जिसने जवाब दिया है इसका 8 से 9 टन या 10 टन बिल्कुल सही जवाब है। लगभग राउंड फिगर में 8 से 9 टन या 10 टन भी अगर ऑप्शन में आ जाता है तो उसका सही माना जाएगा। तो 10 टन बिल्कुल, 8 से 9 10 टन बिल्कुल राइट आंसर है। और जो उपज होती है वो टन में होती है फल वृक्षों की, क्योंकि फल वृक्ष बहुत लगते हैं तो प्रति हेक्टेयर में भी मापी जाती है। और कभी कभी इनकी जो उपज मापी जाती है फल वृक्षों को वो प्रति पेड़ भी मापी जाती है, तो अलग अलग हो सकती है। आपको अगर अलग अलग दे रखी है तो अलग अलग याद कर लो, और अगर आपको प्रति पेड़ की पूछी जाती है तो प्रति पेड़ की वहाँ पर टन में जवाब मत देना। अगर आपको तुक्का भी लगाना है तो टन में जवाब मत देना, प्रति पेड़ का जवाब अगर देना है आपको उपज में तो आपको किलोग्राम में ही जवाब देना। ज़्यादा से ज़्यादा किलोग्राम हो सकता है, 100 किलोग्राम 200 किलोग्राम, इससे ज़्यादा नहीं होगा। तो ध्यान रखना, प्रति हेक्टेयर उपज टन में देनी है और प्रति पेड़ उपज किलोग्राम में देनी है। बिल्कुल बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए आपका। अगला सवाल देखिए क्या पूछा है। नेक्स्ट है हमारा, ईंटों के भट्टों के पास आम का बाग होने पर फलों में कौन सा विकार उत्पन्न हो जाता है? ईंटों के भट्टों के पास आम का बाग होने पर फलों में कौन सा विकार उत्पन्न हो जाता है? ऑप्शन ए है काला सीरा रोग, ऑप्शन बी है पत्ती धब्बा रोग, ऑप्शन सी है फलों का फटना और ऑप्शन डी है हमारा फूलों का झड़ना। बताइए जल्दी से, ईंटों के भट्टों के पास कौन सा विकार हो जाएगा? फिर बिल्कुल इसके भी बेसिक कॉन्सेप्ट आपको क्लियर करके बताऊंगा, कभी नहीं भूलोगे। बिल्कुल पढ़ाने का तरीका ऐसा है कि आपको सारी चीज़ याद करवानी है, क्लास में ही याद हो जाए। फिर एक बार रिवीजन कर लो इसका, एक बार इसको क्लास को वापस से फास्ट फॉरवर्ड करके देख लो, बिल्कुल सारे कॉन्सेप्ट क्लियर। फिर किताब उठाने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन किताब उठाने का मतलब ये है कि थ्योरी भी पढ़नी है आपको, ऐसा नहीं कि थ्योरी नहीं पढ़ो, थ्योरी भी पढ़ो तभी तो आप इसको सोल्व कर पाओगे। जिसने जवाब दिया है ईंटों के भट्टों के पास आम के बाग होने पर फलों में कौन सा विकार उत्पन्न हो जाता है, काला सीरा, जिसने जवाब दिया है बिल्कुल सही जवाब है। काला सीरा का मतलब होता है ब्लैक टिप। क्या होता है? ब्लैक टिप होता है। तो जो आम के बाग होते हैं उसके पास अगर ईंटों के भट्टे हैं तो वहाँ पर कौन सी समस्या पैदा हो जाएगी? काला सीरा रोग पैदा हो जाएगा। अब देखो ये कैसे पैदा होता है, ये नेक्स्ट क्वेश्चन में डिस्कस करते हैं। देखिए अगला सवाल पूछा है, आम में मैंगो मोलफॉर्मेशन रोग के लिए सही कथन है। देखिए इसमें नहीं पूछा है, कोई दिक्कत नहीं, मैं वहीं क्लियर कर देता हूँ। तो आम की जो ईंटों के जो भट्टे होते हैं वहाँ पर क्या होता है, वहाँ पर ईंटों को पकाने के लिए वहाँ पर कुछ जलाया जाता है, वहाँ पर ज्वलनशील पदार्थ जलाया जाता है, जिसमें गेहूं का कड़बी या भूसा भी होता है और बहुत सारे ज्वलनशील पदार्थ होते हैं, उनको जलाया जाता है। तो जब धुआं निकलता है तो उस धुएं में SO2, NO2 और CO2 3 प्रकार की गैसें पाई जाती हैं। ये गैसें क्या करती हैं, वहाँ के वातावरण को दूषित करती हैं, प्रभावित करती हैं। और इससे जो आम होता है, आम का बाग अगर उस क्षेत्र में है, आसपास है, तो वहाँ पर उसके प्रभाव से, उस गैस के हानिकारक प्रभाव से वहाँ पर एक काला धब्बा बन जाता है। क्या बन जाता है? काला धब्बा बन जाता है। और ये धब्बा हमेशा जो आम होता है उसके नीचे बनता है। कहाँ पर बनता है? उसके नीचे बनता है। और इसके कारण क्या होता है, नीचे बनता है तो इसके कारण आम का जो देखने की जो या उसकी गुणवत्ता होती है उस पर विपरीत प्रभाव पड़ता है और इसी को ब्लैक टिप या काला धब्बा रोग कहते हैं। तो समझ गए, बिल्कुल बेसिक कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो गया। अगर इसमें मुझे इमेज मिलेगी तो इमेज भी मैं आपको इंक्लूड कर दूंगा इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अगला सवाल है, आम के मैंगो मोलफॉर्मेशन या गुच्छा रोग के लिए सही कथन है। आम के मैंगो मालफॉर्मेशन या गुच्छा रोग के लिए सही कथन बताना है आपको। यह रोग कम तापमान में होता है। यह उत्तरी पश्चिमी भागों में अधिक होता है। रोकथाम के लिए 200 ppm NaA से करते हैं या उपरोक्त सभी। वापस से देख लीजिए, आम का बीमारी दी गई है यहाँ पर, आम की बीमारी मैंगो मालफॉर्मेशन, जिसको हिंदी में बोलते हैं गुच्छा रोग। इसके लिए सही कथन कौन सा है बताना है आपको।
पहला है यह रोग कम तापमान से होता है, तो यह कथन बिल्कुल सही है कि हाँ यह रोग कम तापमान से होता है। ऑप्शन दूसरा है यह उत्तरी पश्चिमी भागों में अधिक होता है, तो ऑप्शन दूसरा भी बिल्कुल सही है, यह उत्तरी पश्चिमी भागों में होता है। तीसरा सवाल क्या है, यह उत्तरी पश्चिमी भागों में क्यों बताया गया है, क्योंकि उत्तरी और पश्चिमी भागों में तापमान के कारण होता है। नेक्स्ट है यहाँ पर रोकथाम 200 ppm NaA से करते हैं, तो बिल्कुल सही है, जो रोकथाम करेंगे तो वो 200 ppm NaA से करेंगे। ppm का मतलब होता है पार्ट पर मिलियन, क्या होता है, पार्ट पर मिलियन, उसका हजारवा भाग कहलाता है वो, और NaA का मतलब होता है नेफ्थलीन एसिटिक एसिड। ठीक है, तो ये तीनों ही कथन सही है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी। इस मैंगो मोल फॉर्मेशन को आपको समझाना था, इसलिए इसको डेस्क्रिप्टिव टाइप क्वेश्चन मैंने टाइप करके आपको पेश किया था। इसके लिए एक लाइक तो बनता है, तो अगर लाइक अभी तक नहीं किया तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए, आपके लाइक ही हमें हौसला देते हैं। अगला सवाल देखिए क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आम के मैंगो मोल फॉर्मेशन या गुच्छा रोग के लिए सहिष्णु किस्म है। सहिष्णु किस्म का मतलब होता है अगर गुच्छा रोग या माल फॉर्मेशन हो भी जाए तो उस किस्म पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, वो उसको सहन कर लेगी। अगर संवेदनशील पूछ ले तो संवेदनशील का मतलब होगा अगर उस किस्म में वो रोग हो गया है तो वो किस्म फिर सर्वाइव नहीं कर पाएगी, जी नहीं पाएगी, क्योंकि वो संवेदनशील है, उसको बहुत उससे हानिकारक प्रभाव पड़ेगा। तो सहिष्णु का मतलब सहन करने वाली और संवेदनशील का मतलब सहन ना करने वाली या बहुत ज़्यादा इफेक्ट होने वाली। तो बताइए अब मैंगो मोल फॉर्मेशन या गुच्छा रोग, जवाब दीजिए। मैंगो मोल फॉर्मेशन गुच्छा रोग, जिसने ऑप्शन बी सी जवाब दिया है, ए और बी दोनों, ए बी दोनों बिल्कुल सही जवाब है, ए और बी दोनों, बी नहीं वे आएगा यहाँ पर। तो बम्बई हरा, जिसको बॉम्बे ग्रीन के नाम से भी जानते हैं, आज तक अगर जो स्टूडेंट बम्बई हरा और बॉम्बे ग्रीन को अलग अलग समझ रहे थे तो दोनों एक ही होती है। और दूसरा है चौसा, क्या है, चौसा। तो बम्बई हरा, बॉम्बे ग्रीन और चौसा ये दोनों ही क्या हो जाएंगी, ये दोनों ही वैरायटी क्या है, सहिष्णु किस्में हैं। कितना ही मैंगो मोल फॉर्मेशन लगो इनके पेड़ों में, इनकी किस्मों में, इसके कोई फर्क नहीं पड़ता। अगला सवाल देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा आम के एकांतरण फलन के लिए सही कथन है। अब देखो एकांतरण फलन जानते हो आप, अगर नहीं जानते हो तो अभी जान जाओगे। एकांतरण फलन के लिए सही कथन क्या है, देखो आम की एक समस्या होती है, उसमें क्या होता है कि आम का जब हम बाग लगाते हैं, बाग लगाने के बाद में जब उसका पहला प्रोडक्शन प्राप्त होता है हमें, उसके बाद में कंटिन्यू प्रोडक्शन हमें प्राप्त नहीं होता, उत्पादन हमें प्राप्त नहीं होता है। एक साल तो उत्पादन बहुत ज़्यादा अच्छा मिलता है और दूसरी साल जो उत्पादन मिलता है वो बहुत कम, ना के बराबर मिलता है। तो ये समस्या क्या कहलाती है, ये समस्या एकांतरण फलन कहलाती है, या इसको द्विवार्षिक फलन भी कहते हैं। क्या कहते हैं, द्विवार्षिक फलन, मतलब 2 साल में एक बार फल देना। तो अब इसके लिए सही कथन बताना है आपको। ऑप्शन ए है हमारा, यह द्विवार्षिक फलन अवस्था है। तो अभी जस्ट मैंने बताया कि यह द्विवार्षिक फलन अवस्था कहलाती है, तो राइट आंसर है। और दूसरा है जिस वर्ष फल लगते हैं उसको ऑन ईयर कहते हैं, तो जिस वर्ष फल लगेंगे उसको ऑन ईयर कहेंगे, बिल्कुल सही जवाब है। उसके बाद में है जिस वर्ष फल नहीं लगते हैं वो ऑफ ईयर कहलाता है, तो ये भी सही जवाब है। जिस वर्ष लगेंगे वो ऑन ईयर, जिस वर्ष नहीं लगेंगे वो ऑफ ईयर। और ऑप्शन डी है हमारा उपरोक्त सभी। तो सही, तीनों ही कथन बिल्कुल सही जवाब है। लगेंगे तो ऑन ईयर, नहीं लगेंगे तो ऑफ ईयर, और द्विवार्षिक फलन होता है, और इसको हम उपरोक्त सभी, राइट आंसर इसका हो जाएगा। तो बिल्कुल बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहे हैं आपके। कुछ क्वेश्चंस और बचे हैं, पूरी क्लास अटेंड करिएगा, बहुत फायदा हो रहा है आपको। अगला सवाल देखिए, आम के एकांतरण फलन की रोकथाम करते हैं। आम के एकांतरण फलन की रोकथाम करते हैं। ऑप्शन ए है हमारा, एकांतरण फलन अभी बताया मैंने। ऑप्शन ए है हमारा पेक्लोब्यूट्राजोल 5 ग्राम प्रति पेड़। ऑप्शन बी बेसालीन 10 ग्राम प्रति पेड़। ऑप्शन सी मचेटी 10 ग्राम प्रति पेड़। और ऑप्शन डी कोई नहीं। बताइए, आम के एकांतरण फलन की रोकथाम करते हैं। आम के एकांतरण फलन की रोकथाम कौन करता है, बताइए। पेक्लोब्यूट्राजोल 5 ग्राम प्रति पेड़। ऑप्शन बी है हमारा बेसालीन 10 ग्राम प्रति पेड़। और ऑप्शन सी मचेटी। और डी कोई नहीं। जिसने ऑप्शन ए जवाब दिया है पेक्लोब्यूट्राजोल 5 ग्राम प्रति पेड़, बिल्कुल सही जवाब है। जो आम में एकांतरण फलन की समस्या हो जाती है तो उसको हम पेक्लोब्यूट्राजोल 5 ग्राम प्रति पेड़ के हिसाब से निर्धारित करके उसको क्या करते हैं, ठीक करते हैं, उस समस्या से निजात पाते हैं। तो ध्यान रख लेना, पेक्लोब्यूट्राजोल का 5 ग्राम मात्रा ही डालनी है, प्रति हेक्टर नहीं है, यहाँ पर प्रति पेड़ है। एक पेड़ में 5 ग्राम डालनी है। देखिए, अगर आपको पूछ ले कि एकांतरण फलन है, अगर आपको एकांतरण फलन वहाँ पर लिखा हुआ नहीं मिला और वहाँ पर आपको इसका इंग्लिश मिल गया और उस इंग्लिश को ट्रांसलेट करके हिंदी में लिख दिया, तो देखिए उसको बोलते हैं अल्टरनेट बियरिंग। क्या बोलते हैं,
अल्टरनेट बियरिंग के नाम से भी जाना जाता है, या बाइनियल ब्रीडिंग भी बोलते हैं इसको, बाइनियल बियरिंग भी बोलते हैं। बाइनियल बियरिंग का मतलब होता है द्विवार्षिक फलन, बियरिंग का मतलब फलन। अगला सवाल देखिए क्या है, आम का छोटी पत्ती रोग किससे होता है? किस तत्व की कमी से आम का छोटी पत्ती रोग होता है? छोटी पत्ती को लिटिल लीफ बोलते हैं। छोटी का मतलब होता है लिटिल, पत्ती का मतलब होता है लीफ, तो छोटी पत्ती लिटिल लीफ। तो बताइए जस्ते की कमी से होगा, कॉपर से होगा, Au यानी Ag, और Cl यानी कैल्शियम हो जाएगा, क्लोरीन हो जाएगा। बताइए किससे होगा? जस्ता, Cu, Au या Cl, किसकी कमी से होगा? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, छोटी पत्ती वाला। दूसरों में भी होता है ये रोग। जिसने जस्ता दिया है बिल्कुल सही जवाब है। जो छोटी पत्ती रोग होगा चाहे किसी भी फसल में हो रहा है, वो किससे होगा? जस्ते की कमी से होगा। किससे होगा? जस्ता या जिंक या जेडन की कमी से होगा। अगला सवाल देखिए क्या पूछा है। नेक्स्ट है हमारा, आम का काला सिरा रोग किस गैस के हानिकारक प्रभाव से होता है? आम का काला सिरा रोग बताया था मैंने, अभी आगे बताया था किस गैस से होता है। बताइए जल्दी से। SO2, CO2, CO या सभी? कौन सी गैस होगी इसमें? आम का काला सिरा रोग किससे होगा? SO2 गैस से, CO2 गैस से, CO से, या फिर सभी से? जवाब दीजिए इसका क्या होगा। जिसने इसका जवाब दिया है सभी, बिल्कुल सही जवाब है। जो आम का काला सिरा रोग होता है वो किससे होता है? SO2 गैस से भी होता है, CO2 गैस से भी होता है, और CO से भी होता है। तो तीनों ही गैस कहाँ से निकलती है? ईंट के भट्टों से निकलती है, और क्या करती है? काला सिरा रोग करती है। इसके अलावा भी कभी कभी ये रोग बोरोन की कमी जब हो जाती है, बोरोन तत्व की मिट्टी के अंदर कमी हो जाती है, तो भी ये क्या हो जाता है? तो भी ये रोग हो जाता है। तो ध्यान रखना, 4 तत्व बता दिए हैं मैंने। ईंटों के भट्टे से 3 गैस निकलेगी और एक होगा हमारा बोरोन तत्व। अगला सवाल देखिए क्या पूछा है। देखिए सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहे हैं आपके, धीरे धीरे लगभग 80-90% तक क्लियर हो चुके हैं। अगला सवाल पूछा है, आम के काला सिरा या ब्लैक टिप रोग का रोकथाम है। जो स्टूडेंट ये सोच रहे हैं कि आपने सर क्रॉस वाले क्वेश्चंस नहीं बताए, तो क्रॉस वाले जो इंपॉर्टेंट क्रॉस थे वो मैं बता चुका हूँ। बाकी आम के अंदर तो अगर मैं इसको सही ढंग से पढ़ाना चालू कर दूँ तो आम को पढ़ाने के लिए मुझे कम से कम 3 या 4 दिन लगेंगे, अगर कंटिन्यू ऐसी ही क्लास चलती रही तो, क्योंकि आम का जो सिलेबस है वो बहुत बड़ा है। लेकिन अपने जो एग्जाम है जेट ICR BHU और सुपरवाइजर और इससे रिलेटेड, उसके लिए बहुत पढ़ चुके हो आप। आम जो पढ़ा है ना आपने, बहुत पढ़ लिया आपने उसके अकॉर्डिंग। तो बताइए आम का काला सिरा रोग या ब्लैक टिप किससे होगा? बोरेक्स से होगा, रूटेक्स से होगा, गोल्डेक्स से होगा, या फिर एग्रोसिन GN से होगा? ठीक होना पूछा है यहाँ पर, A, B, C या D, किससे ठीक करेंगे आप? बताइए। बोरेक्स जिसने जवाब दिया है बिल्कुल सही जवाब है। जो बोरेक्स पाउडर होता है उसका छिड़काव करके हम काला सिरा या ब्लैक टिप रोग को ठीक कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं? क्योंकि अभी मैंने बताया था जस्ट आपको कि जो बोरोन होता है वो इस तत्व, बोरोन की कमी से भी ये रोग हो जाता है। तो जो बोरेक्स होता है उसके अंदर बोरोन तत्व पाया जाता है, तो उससे भी हम क्या कर सकते हैं? इस रोग को ठीक कर सकते हैं। और जो बोरेक्स की मात्रा होगी वो 0.6% होगी। 0.6% पर पेड़, पर ट्री, प्रति पौधा, प्रति वृक्ष, प्रति फल वृक्ष। फल वृक्षों में हमेशा प्रति फल वृक्ष ही चलेगा। अगला सवाल देखिए क्या है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आम का पाउडरी मिल्ड्यू होता है। आम का पाउडरी मिल्ड्यू या चूर्णी फफूंद भी बोलते हैं इसको, ओडियम मेंजिफेरा कवक से, ओडियम मेंजिफेरा जीवाणु से, ओडियम मेंजिफेरा वायरस से, या ओडियम मेंजिफेरा प्रोटोजोआ से। अब पता तो सबको ही है कि ओडियम मेंजिफेरा से होता है। अब वो कवक है, जीवाणु है, वायरस है या प्रोटोजोआ है, ये बताना है आपको क्वेश्चन, क्योंकि वो ऐसे ही घुमा के पूछेगा आपसे। फिर क्या करोगे वहाँ पे? फिर कहोगे यार ओडियम मेंजिफेरा मैंने पढ़ा तो था, लेकिन वो जीवाणु था या शैवाल था या कवक था या बैक्टीरिया था। तो बताइए इसका क्या जवाब होगा, क्योंकि इस प्रकार के क्वेश्चंस पीछे एग्जाम में पूछे गए हैं, इसीलिए मैंने इनको इंक्लूड किया है। जिसने जवाब दिया है कवक, बिल्कुल सही जवाब है। कवक को फंजाई के नाम से भी जानते हैं, फंगस भी कहते हैं, फफूंदी भी कहते हैं। तो आम का पाउडरी मिल्ड्यू किससे हो जाएगा? ओडियम मेंजिफेरा कवक से। मेंजिफेरा नाम आ रहा है तो ओडियम मेंजिफेरा कवक से क्या होगा? पाउडरी मिल्ड्यू होगा। आम से रिलेटेड कहीं भी और ज़्यादा पढ़ने की जरूरत नहीं है, इस क्लास को 2 से 3 बार देख लेना। और पक्का मैं कह रहा हूँ आपको, आम का सवाल हर एग्जाम में पूछा जाता है, हर एग्जाम में आम से सवाल पूछा जाता है। तो आज के लिए बस इतना ही, कल वापस से मिलेंगे हम। अगर ये क्लास आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ कमेंट करके बताना। आपके कमेंट, आपके लाइक और आपके सब्सक्राइबर ही हमें हौसला देते हैं। और आज के लिए बस इतना ही, तब तक के लिए नमस्कार। घर पर रहिए, सुरक्षित रहिए, बाहर तो कोरोना है।